दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई कहानी में। निकिता कल रात ही अपने दीदी के घर से जबलपुर से लौटी थी। लंबा सफ़र किया था तो चेहरे पर थकान तो थी ही, लेकिन कपड़े धोने के लिए भी इकट्ठा हो गए थे, इसलिए अगले दिन कपड़े धोने बैठ गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अब यह सुबह सुबह कौन आ गया है? निकिता ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। देखा तो दरवाजे पर एक नवयुवक खड़ा था। पहनावे से किसी फिल्मी हीरो सा लगता था। निकिता एक पल को उसे देखती ही रह गई। अगले ही पल भर संभल कर बोली, आप कौन? वह युवक कोई जवाब देता इससे पहले बिमल बाबू युवक के आगे आए और बोले, अरे निकिता, मैं हूँ और यह मेरे साथ हैं। घर में कोई नहीं है क्या? बिमल जी सामने के घर के नीचे की दुकान के मालिक थे। एक तरह से वह निकिता के पड़ोसी थे। तभी घर के अंदर से आवाज़ आई, अरे बिमल जी, आइए, अंदर आइए। यह निकिता की भाभी की आवाज़ थी। निकिता अपने बड़े भाई और भाभी के साथ बनारस में रहती थी। उसके माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके लिए उसके बड़े भाई साहब भी अब उसके पिता थे। वह भी उनका बहुत आदर करती थी। उनका कहा टाल नहीं सकती थी और ना ही उनके सामने उसकी जुबान ही खुलती थी। लेकिन बड़ी भाभी की वो लाडली ननद थी। उनसे वह अपनी हर बात मनवा सकती थी। हालांकि उसके 3 भाई और भी थे। चारों भाइयों में से 2 की शादी हो चुकी थी। निकिता के लिए सबके दिल में स्नेह था। बिमल जी ने निकिता के लिए एक अच्छे खानदान का रिश्ता बताया था। हालांकि लड़का दिल्ली में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। बिमल जी बड़ी भाभी से लड़के का परिचय करवाते हुए बोले, यह मेरे साले साहब नीरज हैं। परिवार में एक शादी थी, उसी में शामिल होने यहाँ आए हुए थे। इन्हीं के बारे में मैंने भाभी जी आपसे जिक्र किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक किया आपने, जो पहले नीरज जी को ही मिलाने ले आए। लेकिन अपने पिताजी को भी साथ ले आते तो उनकी सलाह भी मिल जाती। भाभी जी ने बीच में टोक कर कहा, मेरे ससुर जी तो इस दुनिया में अब है नहीं, लेकिन मेरा कहा भी घर वाले नहीं टालेंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो कल आप निकिता को लेकर मंदिर में आ जाइए परिवार सहित। वहाँ नीरज के परिवार वाले भी आ जाएंगे और आप लोग आपस में मिल लेंगे। बिमल जी ने कहा, ओ अच्छा, कहकर भाभी जी ने अब नीरज से पूछताछ शुरू कर दी। तो नीरज जी, आप कितने भाई बहन हैं? मेरे 4 भाई और 2 बहनें हैं, नीरज ने जवाब दिया। अच्छा बात है, आपके कामकाज और बाकी बातें सब बिमल जी पहले ही बता चुके हैं, भाभी जी ने कहा। तो नीरज ने कहकर जवाब दिया, मेरी निक्की तो बिल्कुल गऊ है, बिना माँ बाप की बच्ची है, ज़्यादा दुनियादारी नहीं जानती, लेकिन कामकाज में बहुत होशियार है। अपनी ननद की तारीफ़ करते करते भाभी जी को अचानक याद आया कि उन्होंने मेहमानों से अभी तक चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा है। इसलिए उठकर अंदर गई और निकिता से बोली, जल्दी से कपड़े बदल कर चाय लेकर आओ, मैं तब तक नाश्ता लेकर जाती हूँ। कौन है ये और आप मुझे क्यों? निकिता थोड़ा परेशान होकर बोली, अरे तुम कल रात ही आई हो इसलिए मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, लेकिन अभी बस चाय के बहाने सिर्फ 1 मिनट को आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ बैठने को नहीं कहूँगी। फिर निकिता का चिंतित चेहरा देख बोली, भले घर के लोग हैं, सभ्य लोग हैं, अगर रिश्ता होता है तो सुखी रहोगी, अभी आती हूँ, निकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। निकिता चाय देकर जब चली गई तब बिमल जी ने भाभी जी से पूछा, भाई साहब घर में नहीं है क्या? वह काम से इलाहाबाद गए हैं, रात तक आएंगे, भाभी जी ने बताया। तो फिर कल सुबह मंदिर में आप लोग आ जाइए, घर के बाकी लोग भी निकिता और आपके परिवार से मिल लेंगे, फिर वहीं जो भी निर्णय होगा एक दूसरे को बता दीजिएगा। बिमल जी ने कहा, ठीक है, मैं निक्की के भैया को बता दूंगी, भाभी जी ने सहमति जताई। अच्छा तो अब हम चलते हैं, कहकर दोनों ने वहाँ से विदा ली। नीरज का भी अपना बड़ा परिवार था। उसके दादा दादी, माँ, सभी भाई बहनों के अलावा ताऊ, चाचा, बुआ और उनके बच्चे, सभी जो विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे उस समय वहीं मौजूद थे। घर में बहुत रौनक थी। जैसे बिमल जी ने
दादाजी को रिश्ते के संबंध में कल मंदिर में जाने की बात बताई तो सारा घर दादाजी के चारों ओर जमा हो गया। चाचा जी ने अगले दिन मंदिर में कौन कौन जाएगा यह तय करना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी जाने की जिद करने लगे, कोई जाए या ना जाए मैं तो भाभी से मिलने ज़रूर जाऊंगी। सुमन चहक कर बोली, वह नीरज की चचेरी बहन थी। अरे इतने लोग जाते अच्छे लगेंगे क्या, और बच्चों का क्या काम है वहाँ। बुआ जी ने रोका तो सुमन चिढ़कर बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ तो पहले इसका ब्याह करा दो। पीछे से नीरज के छोटे भाई अजय ने चुटकी ली और सब एक साथ हंस पड़े। जो सुनकर सुमन चिढ़ गई। तभी दादाजी ने सबको चुप करवाते हुए कहा, अरे भाई, लड़का जिसको ब्याह करना है पहले उससे तो पूछो कि आज जो वह खुद लड़की से मिलकर आया है तो उसे लड़की पसंद भी आई कि नहीं। अरे हाँ नीरज भाई, आप तो बताओ भाभी पसंद भी आई कि नहीं, अजय ने सवाल किया। पहले तो तुम लोग या भाभी भाभी बोलना बंद करो, अभी कोई रिश्ता तय नहीं हुआ है। नीरज गुस्सा दिखाते हुए बोला, अरे वाह तो तय हो ही जाएगा, तुम हाँ तो बोलो। दादाजी भी मजे लेते हुए बोले तो नीरज झेप गया, उससे कुछ जवाब ना देते बना और सब पीछे पड़ गए तो उसने कह दिया, वह लड़की थोड़ी काली और मोटी सी लग रही थी क्या, लेकिन विमल जी तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे लड़की की। बुआ जी तिरछी निगाह से विमल जी को देखते हुए बोली। यह सुनकर विमल जी भी अचकचा गए और बोले, अब मुझे तो ठीक लगी, और फिर भले परिवार से है, सीधी सादी है, यही तो सब देखा जाता है ना। दामाद को कहीं बुरा ना लगे इसलिए चाचा जी ने बुआ को आंख दिखाई। कम्मो तुम भी ना। अरे अभी तो नीरज ने देखा है, कल माँ बाबूजी और भाभी जी भी देखेंगे, फिर कुछ समझ में आएगा, और फिर अच्छा परिवार और संस्कारी लड़की हो हमारे लिए यह ज़्यादा महत्व रखता है। दादाजी ने कहा। फिर सबको समझाते हुए बोले, मैंने तय किया है कि तुम सभी लोग जाओ, मंदिर में जाना है, कोई उनके घर तो नहीं जाना है जो खराब लगे। रही बात मेरी और नीरज की दादी की तो हम घर पर ही रुकेंगे। अरे लेकिन बाबूजी आप भी चले, आपकी सहमति भी तो ज़रूरी है। चाचा जी बोले, नहीं तुम लोग भी बड़े हो और नीरज की माँ भी हैं, तुम सब तय करके वहीं हाँ या ना कह सकते हो, दादाजी ने समझाया। अगले दिन दोनों परिवार मंदिर में पहुँचे। निकिता ने पीली साड़ी पहनी थी, उसने माथे पर काली बिंदी लगाई हुई थी, बिना मेकअप के भी आज उसका रंग खिला खिला सा लग रहा था। जब नीरज के घर वालों ने देखा तो वे आश्चर्य से भर गए। एक नज़र में निकिता भाग गई थी। क्या भैया, लड़की आपको काली और मोटी लग रही है, नीरज की बहन विनी बोली। भैया अब आप अपना आई टेस्ट करवाओ पहले, सुमन चिढ़ाते हुए बोली। सब भाई बहन जब पीछे पड़ गए तब नीरज बोला, अरे वो मैं लड़की नहीं है जिसे मुझे दिखाया गया था, ये कोई और है, कुछ ज़रूर गड़बड़ है। तब बिमल जी बोले, कैसी बातें करते हो आप नीरज भाई, मैं निक्की को क्या पहचानता नहीं हूँ। कोई गड़बड़ी उधर नहीं है, इधर तुम्हारे दिमाग में। अच्छा है भली लड़की भी कमी निकाल रहे हो, हर लड़की रिजेक्ट करके कुंवारे बैठे रहना। फिर चाचा जी ने घुड़का, भाई से तो पूछो ही मत, हम सब ने कह दिया कि हमें भाभी पसंद है और रिश्ता डन। सुमन ने कहा और सबने हाँ में हाँ मिलाई। उधर निकिता को भी नीरज पसंद आ चुका था, रिश्ता तय कर दिया गया। नीरज, निकिता जाओ दोनों पहले देवी माँ के दर्शन करके आओ, फिर हम सब लोग भी दर्शन करेंगे, चाचा चाची जी ने कहा। नीरज और निकिता देवी की मूर्ति के आगे अकेले खड़े थे। लो ये चढ़ावा देवी माँ के चरणों में चढ़ा दो, नीरज ने निकिता को रुपए देते हुए कहा। निकिता ने चुपचाप रुपए दान पत्र में डाल दिए। दोनों की कुछ बात करने की हिम्मत नहीं हुई, बस एक साथ माँ के चरणों में शीश नवा दिया। बाहर निकलकर नीरज और उसका परिचय अपनी माँ से करवाया। नीरज की माँ सफ़ेद साड़ी में खड़ी उसे एक टक निहार रही थी। निकिता ने उनके पाँव छुए तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और बोली, सौभाग्यवती रहो। निकिता को एक पल को अपनी माँ के स्पर्श से एहसास हुआ और वह भावुक हो गई। उसके बाद निकिता और नीरज ने सभी बड़ों के पाँव छुए और सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। थोड़ी देर में जब दोनों परिवार आपस में घुल मिल कर बातें करने लगे तब नीरज और निकिता सबसे नजरें बचाकर एक दूसरे को देख मन ही मन मंद मंद
मुस्कुरा रहे थे। लेकिन दूसरी ओर नीरज की माँ अपने पति को याद करके भावुक हो रही थी। नीरज सिर्फ 17 वर्ष का था जब उसके पिताजी का देहांत हो गया था। बहुत ही कम उम्र में उसके कंधों पर अपनी माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी। जब उसके पिता जिंदा थे वह उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। वह स्वयं भी एक शिक्षित व्यक्ति थे, लेकिन समय उनके मृत्यु ने नीरज के जीवन की दशा ही बदल दी और उसे एक निजी कंपनी में नौकरी करनी पड़ी थी। अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई निर्मला जी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। निर्मला जी को बेहोश देख पास खड़ी विनी ने उन्हें गिरने से बचाया। सभी निर्मला जी के पास इकट्ठा हो गए। उन्हें पानी पिलाकर होश में लाया गया। निकिता की भाभी ने पूछा, तबीयत ठीक नहीं है क्या माता जी की? नहीं, ऐसी बात नहीं, अचानक ही ना जाने क्या हो गया भाभी जी को, चाची जी ने परेशान होकर कहा। गर्मी बहुत है, हो सकता है इसी वजह से हो गया हो। चलिए, पास ही हमारा घर है, वहाँ चलिए। माता जी को थोड़ी देर वहाँ आराम करवाइए, फिर चले जाइएगा। निकिता के भैया ने कहा, अरे नहीं नहीं, अब हम घर चलते हैं, भाभी जी रिक्शा से चली जाएंगी, आप परेशान मत होइए। चाचा जी बोले, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अब हम आप संबंधी हैं, वैसे भी आप का सत्कार करने का मौका हमें मिलना चाहिए। भाई साहब ने आग्रह किया तो सभी लोग निकिता के घर गए। वहाँ निकिता और नीरज को आपस में बात करने का मौका मिला। नीरज ने बात शुरू की, अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी पसंद नापसंद कुछ भी। कुछ खास पसंद नापसंद नहीं है मेरी, सब कुछ पसंद आ जाता है मुझे, निकिता बोली। इसलिए ही तो नहीं तुमने मुझे बिना विचारे पसंद कर लिया, नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा तो निकिता शर्मा गई। जब नीरज ने दोबारा पूछा तो बोली, हाँ हो सकता है, लेकिन हमने आपको पसंद ही नहीं किया है। फिर नीरज ने पलटकर पूछा, हमें तो आपकी माताजी बहुत पसंद आई, कितनी शांत सौम्य है वो, उनको पाकर माँ को दोबारा पा लेंगे हम। उसका जवाब सुनकर नीरज ने संतुष्ट भाव से कहा, तुमसे अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, मेरी माँ ने बहुत दुख देखे हैं, अगर उन्हें मान सम्मान और प्यार देने वाली बहू मिलेगी तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन आज अचानक उन्हें क्या हो गया था, निकिता ने पूछा तो नीरज ने उससे बताया कि उसके पिता के असमय जाने से निर्मला जी हमेशा दुखी रहती हैं और उन्हें याद करते करते अक्सर बेहोश हो जाती हैं। सब जानकर निकिता को निर्मला जी से और सहानुभूति हो गई। फिर नीरज ने बात बदलते हुए पूछा, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा, तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, लेकिन मुझे पढ़ाई वढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जल्दबाजी में निकिता बोल पड़ी। क्यों? नीरज ने आश्चर्य से पूछा। वो हमने तो सोचा था कि शादी कर लेंगे तो पढ़ाई से पीछा छूट जाएगा, और आप हैं कि। उसकी बात सुनकर नीरज की हंसी छूट गई, लेकिन तभी नीरज की बहनें वहाँ आ पहुँची। आप लोगों को थोड़ा जान पहचान करने का मौका क्या दिया, आप तो भैया यहीं जम गए, सुमन ने मजाक किया। थोड़ी देर बाद नीरज के परिवार वाले वहाँ से लौट गए। अगले दिन सब भाई बहनों ने मूवी देखने जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन वहाँ पर अपनी होने वाली भाभी को भी ले जाना चाहते थे, इसलिए सब बिमल जीजा जी के पास पहुँचे। उनसे कहने लगे, जीजा जी हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? बिमल जीजा जी ने सवाल किया। जीजा जी, हम निकिता भाभी को अपने साथ आज मूवी देखने ले जाना चाहते हैं, आप ही हैं जो हमें उन्हें साथ ले जाने की परमिशन दिलवा सकते हैं। जीजा जी उनकी मदद करने को मान गए और निकिता को ले चलने की परमिशन दिलवा दी। निकिता को संकोच भी हो रहा था और वह जाना भी चाहती थी। अपने साथ वह अपनी सहेली मीनू को भी ले गई। वहाँ पहुँची तो इतने सारे लोग को देख उनकी सहेली ने उससे कहा, यह तो पूरी पलटन है, यहाँ तो जीजा जी से कैसे बात करेगी। चुप कर, निकिता ने उसका हाथ दबाकर कहा। नीरज से बात करना तो वह चाहती भी थी, लेकिन सबसे इतना मान प्यार पाकर वह खुश भी थी। सबने मूवी देखी और फिर एक रेस्टोरेंट में गए। खाना खाने के बाद सब चलने को हुए तब नीरज की छोटी बहन विनी निकिता को बताने लगी, भाभी कल भैया दिल्ली वापस आ रहे हैं, क्या आप उनसे बात नहीं करेंगी? यह सुनकर उसका मुंह उतर गया। विनी फिर बोली, चाहिए मत कीजिए, बात कीजिए,
निकिता ने सकुचाते हुए कहा, मैं क्या बोलूं, अरे कहिए कि अपना ख्याल रखना वगैरह वगैरह कुछ भी कहकर विनी हंसने लगी। निकिता नीरज के पास पहुंचकर बोली, आप कल जा रहे हैं? उसका उदास चेहरा देखकर नीरज ने कहा, तुम कहो तो ना जाऊं? नहीं नहीं, आपको जाना तो होगा ही, काम भी तो ज़रूरी है। निकिता ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन यह मेरा वादा है, जब तुम कहोगी तब मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। निकिता ने पूछा, क्या सच में? नीरज ने कहा, आजमा लेना कभी भी। एक दिन निकिता बाजार गई। जब वह बाजार से लौट रही थी तो वह रास्ते में उसका ससुराल पड़ता था। वह मन में थोड़ा शंका थी कि कहीं कोई मिल न जाए, और हुआ भी वही जिसका उसे डर था। सुमन घर के पास की दुकान से कुछ लेने आई थी और उसने निकिता को देख लिया। वह उसके पीछे पड़ गई और घर ले गई। वहाँ दादी सास, ताई जी, चाची जी, बुआ जी और निर्मला देवी सब मौजूद थे। उसने उन सब के पैर छुए। उसका अप्रत्याशित रूप से आ जाना उन्हें भी अटपटा लगा। दादी सास उसे शगुन देने लगी। निकिता शगुन नहीं लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि सुमन की वजह से वह अजीब परिस्थिति में फंस गई है। उसे पछतावा हो रहा था कि वह इस ओर से आई ही क्यों। आई भी तो उसे सुमन के कहे में आकर अंदर नहीं आना चाहिए था। पहली बार आई हो बहू, शगुन तो बड़ों का आशीर्वाद होता है, ले लो। दादी सास बोली, ले लो निकिता, बड़ों को नहीं ना नहीं करते। निर्मला देवी ने प्यार से कहा तो निकिता ने शगुन का लिफाफा ले लिया, लेकिन जल्दी ही वहाँ से निकल गई। अब भी उसके मन में घबराहट थी कि सब क्या सोचते होंगे। भाभी जी को पता चलेगा तो कहीं उसे डांट भी ना पड़े। घर पहुंचकर उसने भाभी को बताया तो भाभी जी उसे कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे तुम ध्यान रखना, अब से तुम उस तरफ से नहीं जाना। इधर उसके जाने के बाद नीरज की ताई जी बोली, लड़की तो बड़ी ही मॉडर्न मालूम पड़ती है, देखो तो शादी के पहले ससुराल चली आई, वह भी अकेली। तो बुआ जी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, अब जमाना बड़ा बदल गया है, कोई शर्म पर्दा बड़ों का लिहाज तो रहा ही नहीं। उनकी बातें सुनकर दादी जी को भी, जिनके मन में तो था ही लेकिन वह कह नहीं रही थी, वह भी कहने लगी, सच में अगर लड़की तेज निकली तो। सबकी बातें निर्मला देवी भी सुन रही थी। वह यूं तो खुद उन सबके सामने अपने लिए कभी कुछ नहीं कह पाती थी, लेकिन अपनी बहू की व्यर्थ निंदा उनसे सुनी नहीं गई और पक्ष लेते हुए बोली, वह खुद तो नहीं आई थी, सुमन जबरदस्ती लाई थी, फिर वह खुद भी अभी छोटी उम्र की है, यह सब नियम कायदे उसे पता नहीं होंगे। पहले से ही यह सब सोचना क्या ठीक होगा। ठीक है, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, तुम्हें अगर सही लग रहा तो कोई बात नहीं, निभाना तो सबसे ज़्यादा तुम्हें ही होगा, दादी जी ने कहा। निर्मला देवी फिर कुछ नहीं बोली। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और नीरज बिना नागा रोज निकिता को खत लिखता था, वह भी रोज नीरज को जवाब लिखती थी। यदि एक दिन नीरज का खत नहीं आए तो अगले दिन 2 खत आते। उन खतों की वजह से दोनों का लगाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसे याद आया कि नीरज ने जाते वक्त उसे कहा था कि वो जब भी उसे आने को कहेगी वह तुरंत ही आ जाएगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि बातें तो बहुत बनाते हैं कि तुम जब भी बुलाओगे मैं एक ही बार में आ जाऊंगा। आज लिख कर देखती हूँ। उसने चिट्ठी में नीरज को लिखा कि वह उनसे मिलना चाहती है, वह बहुत मिस कर रही है, क्या वह उनसे मिलने आएगा। जब यह चिट्ठी नीरज को मिली तो उसने पढ़ी तो वह कुछ सोच में पड़ गया। ऑफिस में काम ज़्यादा था लेकिन वादा भी निभाना था। एक दिन जब निकिता उसके खत का इंतज़ार कर रही थी तो मीनू, निकिता की सहेली जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, तेज़ी से दौड़ते हुए, निक्की निक्की क्या हुआ, ऐसी तूफ़ान क्यों बन रही हो? निकिता ने उसे रोकते हुए कहा। जीजा जी आए हैं क्या? पागल हो क्या? ऐसे कैसे? अब वो सब मुझे नहीं पता, वो नीचे आंगन में है। निकिता ने तुरंत बरामदे से आंगन में झांका तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी क्या उसका खत पहुंच भी गया। वह तो अभी नीरज के जवाब का ही इंतजार कर रही थी। नीरज को मीनू ऊपर बैठक में ले आई। निकिता ने देखा उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। भाभी ने उससे पानी देते हुए बोली, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, नीरज ने जवाब दिया। नीरज ने बताया कि ऑफिस से लौटते समय उसकी
मोटरसाइकिल फिसल गई और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। भाभी जी ने उसे सावधानी से बाइक चलाने की हिदायत दी और चाय लाने के बहाने चली गई। कुछ मिनट दोनों कुछ ना बोले। जब निकिता कुछ नहीं बोले तो नीरज ने ही बात शुरू की। कैसी हो निक्की? आपको इतनी चोट लगी और मुझे पता ही नहीं था। क्या आप एक फ़ोन नहीं कर सकते थे? निकिता ने शिकायत जताई। मैं तो खुद आ गया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? नीरज ने कहा। आपसे तो कोई नहीं जीत सकता, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था ना, कहीं ज़्यादा लग गई होती तो। जब तुम साथ हो तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है? और एक बात बताऊं? राज की। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह चोट का बहाना मैंने तुमसे मिलने के लिए किया है, नीरज ने हाथ हिलाकर कहा दिखाया। क्या? निकिता जोर से बोल पड़ी तो नीरज ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। सो धीरे बोलो, तुम सब गड़बड़ कर दोगी। लेकिन यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर आने पर आपको कोई रोकता थोड़ी। यहाँ कोई नहीं रोकता, लेकिन मेरे बॉस और मेरे घर वाले ज़रूर एतराज़ करते, 10 सवाल करते। नीरज ने समझाते हुए कहा। तो फिर इतनी मुसीबत उठाने की क्या ज़रूरत थी? अरे बड़ी अजीब, वो खुद ही बुलाती है और खुद ही कह रही हो क्या ज़रूरत थी? नीरज बोला। मैं तो यूँ ही आपकी बात को परखने के लिए कह दिया था। अब तुमने जिस लिए भी कहा हो, मुझे तो वचन निभाना था। ओहो, बड़े पक्के हो आप वचन के। हाँ तो जीवन भर निभाना होगा ऐसे ही। बिल्कुल निभाऊंगा, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है, कहीं सबको पता चल गया आपके झूठ का तो। देवी जी, आप ऐसे घबराइएगी तो मैं ज़रूर पकड़ा जाऊंगा, नीरज ने कहा। लेकिन मुझे झूठ बोलने की बिल्कुल आदत नहीं, निकिता ने कहा। तो नीरज ने जवाब दिया। हाँ, और हम तो पुराने झूठे हैं। पता नहीं, निकिता उसे चिढ़ाते हुए कहा, और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। नीरज कुछ दिन बनारस में रुका। एक दिन निकिता को उसने मूवी देखने के लिए बुलाया। वो अपनी सहेली को भी ले गई साथ में। उसे साथ में देखकर नीरज ने निकिता के कान में कहा, अकेली नहीं आ सकती थी? ये क्या साथ में फ्री में मिलेगी मुझे हर जगह? निकिता ने उसे गुस्से से घूरा तो उसने कहा, सॉरी सॉरी, मजाक किया था। फिर वह मीनू से औपचारिक बातें करने लगा और फिर मूवी देखने के बाद भी वह निकिता से ज़्यादा मूवी से बातें करने में लग गया। मीनू भी अपने होने वाले जीजा जी से खूब इम्प्रेस हो गई और नीरज से खूब हंसी मजाक करने लगी। अरे वाह जीजा जी, आप तो बहुत मज़ेदार बातें करते हैं। मैं तो आज से पहले कभी इतना नहीं हंसी। निक्की यार, तू तो बहुत लकी है, कितने हंसमुख इंसान से शादी हो रही है तुम्हारी। निकिता को अब नीरज का मीनू से ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि इसे लाकर गलती कर दी, उसका सारा मूड ख़राब कर दिया मीनू ने। इसलिए वह चिढ़कर मीनू से बोली, अगर आज जी भर के हंस चुकी हो तो घर चले, देर हो गई तो डांट पड़ेगी। अरे क्या हर वक्त डरती है, मैं हूँ ना। मीनू इतरा कर बोली। नीरज बोला, गुड मीनू, कुछ सिखाओ अपनी सहेली को। यह सुनकर निक्की और चिढ़ गई। रात को निकिता के घर नीरज ने फ़ोन किया। फ़ोन निकिता ने ही उठाया और कहा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? नीरज ने पूछा। क्यों क्या? आज मुझे बुलाकर आपने मुझे नज़रअंदाज किया और उस मीनू के साथ ही बातें करते रहे। निकिता ने शिकायती लहजे में कहा। तुम ही तो लाई थी उसे साथ में, अब तुम्हारी दोस्त थी तो विशेष ध्यान देना तो बढ़ता ही है ना। नीरज ने मजाक किया। तो ठीक है ना, मुझे अब आपसे बात नहीं करनी है, निकिता कुड़ते हुए बोली। यह सुनकर नीरज ने कहा, कोई बात नहीं, और यह कहकर फ़ोन काट दिया। निकिता को उम्मीद नहीं थी कि नीरज ऐसा व्यवहार करेगा। उसे लगा कि वह उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वह तो खुद रूठ गया। पहले तो उसे नीरज की इस हरकत का बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे लगा कि गलती खुद उसी की थी। उसने बेकार में मीनू को लेकर कुढ़ना शुरू कर दिया और फ़ोन पर नीरज से भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन ससुराल के लैंडलाइन फ़ोन पर कॉल मिलाकर उससे बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखों से आंसू की बूंद छलक गई। सुबह उठी तो भी मन दुखी था उसका, लेकिन तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने दौड़कर फ़ोन उठाया। फ़ोन नीरज का ही था। उधर से आवाज़ आई, हेलो। हाँ जी हेलो, निकिता ने पूछा। निकिता, मैं नीरज। जी मैं सुन रही हूँ, निकिता ने उत्तर दिया। मैं आज वापस दिल्ली जा रहा हूँ, सोचा कि तुम्हें बता दूँ। नीरज ने उसे बताया। आप जा रहे हैं इतनी जल्दी? निकिता बोली। नीरज ने भी
संजीदा होकर कहा। हाँ, अब नौकरी करता हूँ तो जाना तो है ही, तुम्हारे लिए आ गया था। लेकिन मैं बात बता दूँ कि जब मैं अपना काम करता हूँ तो फिर मैं सारी दुनिया भूल भी जाता हूँ। आप तो मुझसे ज़रा भी बात पर इतना नाराज़ हो गए, क्या मैं आपसे कोई शिकवा भी नहीं कर सकती हूँ? फिर भी आपको बुरा लगे इसलिए सॉरी। निकिता रुआंसी होकर बोली। नीरज ने जवाब दिया, तुमने मुझसे शिकायत की इसलिए नहीं, बल्कि तुमने यह कहा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। इसका मुझे बहुत बुरा लगा। देखो निक्की, मैं भी अब तुम्हें बहुत चाहता हूँ। हमेशा तुम्हारी हर बात मुझे मंजूर रहेगी, लेकिन बदले में मैं तुमसे सम्मान पूरा चाहूँगा। सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था, कहते निक्की की आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा, अब रो मत निक्की, और एक बात बोलूँ? मैंने कल तुम्हें चिढ़ाने के लिए मीनू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। मेरे लिए तुम्हें स्पेशल हो और हमेशा रहोगी। तुम्हें मेरी वजह से दुख पहुंचा, उसके लिए आई एम सॉरी। यह सुनकर निक्की का मूड थोड़ा ठीक हुआ और बोली, अच्छा आप अपना ख्याल रखना, ओके बाय। नीरज कहकर फ़ोन काट दिया। नीरज दिल्ली पहुंचकर अपनी रूटीन में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों से उसे अपने ऑफिस में बॉस की गतिविधि संदिग्ध सी लग रही थी, लेकिन उसने अनदेखा किया। एक दिन उसके ऑफिस में काम करने वाला उसका सहकर्मी सुबह सुबह घर आ पहुंचा। उसने बताया कि उसका दफ्तर गोदाम सब सील हो गया है और बॉस देश से बाहर फरार हो गया है। सब नीरज से सारी बात का ठीक से पता लगाया तो जानकारी हुई कि उसका बॉस भारतीय मूर्तियों की स्मगलिंग करता था, जिसकी जानकारी नीरज को नहीं थी। अब नीरज की नौकरी जा चुकी थी। उसे अपने बॉस से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे तो वह बड़े शरीफ इंसान लगते थे, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था आगे। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे नई नौकरी तलाशना था, लेकिन यह सब उसने घर पर किसी को बताना ठीक नहीं समझा और ना ही निकिता को बताया। उधर निकिता उससे पहले ही तरह खत भेजती थी और वह भी उसी तरह रोज़ खत लिखता था। वैसे नीरज हताश होने वाला इंसान नहीं था। वह मजबूत मनोबल वाला व्यक्ति था। उसे अपने मेहनती स्वभाव पर पूरा भरोसा था कि उसे दूसरी नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद जब मामला न्यायालय में लंबित हो गया, तब नीरज का ऑफिस दोबारा चालू हो गया। कई लोग वहां वापस काम पर लौट गए, लेकिन कंपनी के मालिक का सच जानने के बाद अब नीरज उनके साथ दोबारा नहीं जुड़ना चाहता था, इसलिए वह लौट कर नहीं गया। इधर निकिता के घर में उसके बड़ी बहन और जीजाजी आए हुए थे। एक दिन जीजाजी ने उसके भाई साहब से निकिता के विवाह पर चर्चा शुरू कर दी। आपने भाई साहब रोका करने में कुछ जल्दी तो नहीं कर दी? क्यों, जल्दी की क्या बात है? घर द्वार सब देखा, उनके खानदान वालों को भी सब यहाँ जानते हैं। सब कुछ देखने के बाद रोका किया है, भाई साहब ने जवाब दिया। खानदान परिवार को कहाँ कुछ कह रहा हूँ, वह तो सब ठीक है, लेकिन लड़का तो अपने दादा के काम में हिस्सेदार है नहीं, वह तो अलग रहता है। तो कम से कम एक बार काम काज के बारे में जांच पड़ताल तो करना ही चाहिए, सभी करते हैं। जीजा जी की बात में भाई साहब को दम लगा। उन्होंने फिर उन्हीं से पूछा, तो अब क्या दिल्ली जाना चाहिए? नहीं नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक दोस्त वहाँ रहता है, वहाँ उसके ऑफिस में जाकर एक बार देख आएगा, और भी जो कोई बात होगी वह जानकारी उसके सहकर्मियों से किसी बहाने से पता कर आएगा। जीजा जी ने अपनी होशियारी जताते हुए कहा तो भाई साहब ने उन्हें अपनी सहमति दे दी। जीजा जी ने अपने दोस्त को फ़ोन करके सब समझाया। उसने कहा ठीक है, वह 1-2 दिन में पता करके बताता है। वह जब ऑफिस में पहुंचा तो उसे जानकारी मिली कि नीरज अब वहां नौकरी नहीं करता है। उसने जीजा जी को यह बात बताई, लेकिन भाई साहब, जो खबर पता चली उसे सुन तो आपके घर में बम ही फूटेगा। जीजा जी ने भाई साहब के कमरे में घुसते हुए कहा, यह क्या बोल रहे हैं आप? भाई साहब ने चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, जो जानकारी मिली है दिल्ली वाले मेरे दोस्त थे, वह तो ऐसे ही है। जीजा जी ने रहस्य बढ़ाते हुए कहा, क्या बात है, पूरी तरह विस्तार से बताइए। भाई साहब अब विचलित हो गए। मैंने अपने दोस्त नीरज को उस कंपनी में जहां वो नौकरी करते थे वहां पता लगाने के लिए भेजा था। मेरा उद्देश्य तो यह था कि पता लग जाए कि वहां
वह किस पोस्ट पर है, सैलरी कितनी है, आचार विचार कैसा है नीरज जी का, वगैरह वगैरह। लेकिन जो पता लगा उसे सुनकर तो मेरे हाथों से तोते ही उड़ गए। जीजा जी की बात सुन भाई साहब अब परेशान हो चुके थे। वह झुंझलाकर बोले, अब आप साफ साफ बताइए, इतना घुमाइए मत। तो सुनिए नीरज बाबू, तो वहाँ नौकरी ही नहीं करते हैं? जीजा जी ने रहस्योद्घाटन किया तो भाई साहब को झटका लगा। क्या? हाँ जी, कहने का मतलब है कि वह नौकरी तो करते थे वहाँ, लेकिन महीने भर से नौकरी छोड़कर बैठे हैं और अब बेरोजगार हैं। जीजा जी ने पूरी बात बताई, जिसे सुन वहीं मौजूद भाभी जी और निकिता की दीदी भी सुनकर सकते सदमे में आ गई। या तो बहुत गलत है और हम लोगों को बताया तक नहीं, भाई साहब ने नाराज होकर कहा। जीजा जी ने सारी बात इतनी तेज आवाज़ में कही कि बाहर खड़ी निकिता ने भी सुन लिया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसे दुख इस बात का नहीं था कि नीरज की अब नौकरी नहीं रही, बल्कि इस बात का ज़्यादा था कि नीरज ने इस बात के बारे में उसे भी नहीं बताया। अब आगे क्या होगा, यह सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी भाभी जी निकिता के कमरे में आई। देखा तो निकिता रो रही थी। उन्होंने उससे पूछा, रो क्यों रही हो? इसमें रोने की बात क्या है? भाई साहब अब क्या करेंगे? निकिता ने डर जताया। क्या करेंगे का क्या मतलब? अब लड़का कुछ काम धंधा नहीं करता होगा तो कैसे कर दें ब्याह ऐसे? भाभी जी नाराज होकर बोली। लेकिन भाभी जी, निकिता बोलने लगी तो भाभी जी ने बीच में ही टोकर कहा, नीरज ने तुम्हें बताया था क्या? नहीं, कुछ नहीं बताया था। निकिता बोली, बताओ तो कम से कम तुम्हें या मुझे ही बता देता। अब जीजा जी को पता लग चुका है। उनके सामने बेइज्जती हो गई। भाभी जी दुखी होकर कहे जा रही थी, फिर निकिता को समझाते हुए बोले, तुम इतना दुखी मत हो, कौन सा अभी शादी हो गई, इतना भावुक मत हो, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करेंगे। भाभी जी बोले जा रही थी, लेकिन निकिता उसने अपने दिल की बात नहीं कह पा रही थी कि जिस रिश्ते को उन्होंने तय किया था उसे तोड़ना अब उससे सहन नहीं होगा। अब उसका दिल नीरज को चाहने लगा है। कल तुम्हारे भाई साहब विमल जी से बात करेंगे, भाभी जी ने बताया। लेकिन भाभी जी, इससे पहले आप एक बार उनसे फ़ोन पर बात तो करके देखिए, पहले पूरी बात उनसे भी तो जानना चाहिए, निकिता ने कहा। 2 मिनट को भाभी जी सोचने लगी। फिर उन्हें भी लगा कि निकिता सही कह रही है, नीरज से पहले एक बार सच्चाई जाननी चाहिए। भाभी जी ने नीरज को दिल्ली फ़ोन लगाया, जिसके मकान में वह किराए पर रहता था। उन्हीं का नंबर नीरज ने दिया था। उन्होंने फ़ोन पर बताया कि नीरज तो मकान छोड़कर अपने शहर वापस जा चुका है। कुछ ही देर बाद नीरज का खुद फ़ोन वहां आता है। भाई साहब को जैसे ही पता चला, वह इतने नाराज़ थे कि उन्होंने फ़ोन पर बात करने से इनकार कर दिया। भाभी जी ने समझाया कि ऐसे व्यवहार न करे, एक बार बात कर ले तो। भाई साहब ने कहा, मैं सीधा शाम को उनके घर जाकर बड़ों से बात करूँगा। फिर भाभी जी नहीं फ़ोन पर बात की। नीरज, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी और हमें बताया भी नहीं? नीरज ने सब कुछ जो उसके ऑफिस में घटित हुआ वह बताया। उसने कहा, मैं दूसरी नौकरी की तलाश में लगा हुआ हूँ, खाली तो मैं नहीं बैठने वाला हूँ। लेकिन यहाँ तो बात घर से बाहर रिश्तेदारों तक पहुँच गई है, सिर्फ तुम्हारे हमसे बात छुपाने के कारण। भाभी जी ने कहा, भाभी जी, मैं आज ही बनारस आया हूँ, मैंने तो अपने परिवार में भी किसी को नहीं बताया था। मेरा कुछ किसी से छुपाने का उद्देश्य नहीं था, नीरज ने अपनी सफाई में कहा। भाभी जी ने फिर ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। शाम को भाई साहब अपने 2 और भाइयों के साथ नीरज के घर पहुँचे। वहाँ उसके दादाजी से थोड़ी औपचारिक बातों के बाद भाई साहब ने मुख्य बात जिसके लिए वह वहाँ गए थे शुरू की। उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि नीरज जी अब काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से तो दिक्कत हो जाएगी। देखो बेटा, हमें भी आज ही पता चला है। हमने नीरज से बात की है। कुछ परिस्थितियाँ वहाँ ऐसी उत्पन्न हुई कि उसे नौकरी छोड़ना पड़ा, लेकिन आपको चिंता नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो वह करेगा ही। दूसरी नौकरी की तलाश तो कर ही रहा है। आपको भी पता है कि प्राइवेट नौकरी करता है हमारा लड़का, तो उसमें तो लगना छूटना लगा ही रहता है। भाई साहब को दादाजी की बात से कुछ खास संतुष्टि नहीं हुई। थोड़ी देर बात करने के बाद वह घर लौट गए।
घर के नीचे दुकान में बिमल जी के बड़े भाई से भी उन्होंने इस रिश्ते पर नाखुशी जता दी। घर आकर भाई साहब ने वहाँ हुई बातचीत निकिता की भाभी को बताई। सुबह हमने शादी तय करने में जल्दबाजी कर दी। भाई साहब बोले, नौकरी दूसरी जगह कर लेगा, वह इसमें इतना ज़्यादा बवाल है। भाभी जी ने समझाया, तुम समझ नहीं रही हो, हमने पहले यह ध्यान नहीं दिया कि प्राइवेट नौकरी है, मतलब आय की अनिश्चितता है। निकिता के जीवन में हमेशा आर्थिक असुरक्षा रहेगी। फिर सारे रिश्तेदार कहेंगे कि बिना माँ बाप की बच्ची के को ऐसे वैसे घर में ब्याह दिया। भाई साहब ने ऐसा कहने पर भाभी जी भी सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन निकिता रिश्ता टूटने नहीं देना चाहती थी। रसोई में खाना बनाते वक्त उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी जी हम अब उनके सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? भाभी जी ने सवाल किया। रिश्ता तय करने के बाद अब आप कह रही हैं कि क्यों? उनसे मेरा मेल जोल बढ़ा है। इतने दिनों से हम एक दूसरे को खत लिख रहे हैं, अब हमारे मन मिल चुके हैं। फिर सबको हमारे रोके के बारे में भी पता है, क्या इससे हमारी बदनामी नहीं होगी? निकिता अपने मन की हर बात कह गई। लेकिन यही रिश्तेदार हमें भी तो ताने देंगे अगर तुम शादी के बाद दुख झेलोगी तो, भाभी जी ने कहा। रिश्तेदारों का हमें पता नहीं भाभी जी, लेकिन हम उनके साथ सुख दुख सब सह लेंगे। लेकिन वादा करती हूँ आपसे शिकायत करने नहीं आएंगे। निकिता ने कहा, शिकायत की बात नहीं है निक्की, हम तो सिर्फ तुम्हारा भला बुरा सोच रहे हैं, तो फिर हमारा साथ दीजिए भाभी जी। निकिता ने उनसे याचना के भाव से कहा। भाभी जी ने निक्की को गले लगाकर कहा, ठीक है। उधर नीरज के घर में बिमल जी और उनके भैया पहुँचे। बाबूजी, मुझे तो लड़की वालों के मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उसके बड़े भैया आप लोगों से बात करके गए हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं थे। बिमल जी बोले, कोई बात नहीं, अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। दादा जी ने कहा, अरे आप चिंता ना करो, कोई हमारे नीरज को रिश्तों की कमी नहीं है। वह आज ही मना करे, मैं कल अपनी शाली से उसका ब्याह करवा दूंगा। वह लोग तो बिल्कुल तैयार हैं और दान दहेज देने के लिए भी कह रहे थे। बिमल जी के भैया ने मौका पाकर अपनी साली के रिश्ते की बात छेड़ने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही निर्मला देवी उनकी बात को खारिज कर दिया कि निकिता के भाई साहब गलत नहीं है। उनकी जगह कोई भी होगा तो वह अपनी बहन बेटी की आर्थिक सुरक्षा तो देखेगा ही। कोई बात नहीं है, उन्हें अपने मन की तसल्ली कर लेने दो। नीरज ने भी जिद ठान रखी थी कि उसे शादी करनी है तो निकिता से ही, वरना वह कभी शादी नहीं करेगा। निकिता के भैया हर बात में अपने मामा जी से सलाह करते थे। कोई फैसला लेने से पहले उन्होंने इस बारे में भी उनसे सलाह करने की सोची। मामा जी घर आए, वह दोनों आपस में बात कर रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, देखो बेटा, लड़की की शादी का मामला है, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, अब नहीं। लेकिन मामा जी, निक्की के भविष्य का सवाल है, भाई साहब ने तर्क किया। वह तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट नौकरी कोई गलत बात तो नहीं है। लड़का अगर मेहनती है तो आगे तरक्की उसमें भी होगी। नौकरी का क्या है, एक छूट गई तो दूसरी मिल जाएगी। मामा जी ने समझाया तो भाभी जी, जो उसी वक्त चाय नाश्ता लेकर आए थे, उन्हें भी निकिता के मन की बात रखने का मौका मिल गया। मामा जी, निक्की भी हमारी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती है, उसकी भावनाओं का ख्याल भी हमें रखना चाहिए। लेकिन बेटा, भावनाओं में बहकर तो कोई निर्णय लेना ठीक नहीं है, मामा जी बोले। लेकिन फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा बुलाओ उसे, मैं उसकी भी बात सुनूं। भाभी जी जब बुलाने गई तो निकिता संकोच करने लगी। भाभी, मैंने बता तो दिया है आपको अपने मन की बात, आप ही कह दीजिए, मैं नहीं कह पाऊँगी भाई साहब और मामा के सामने कुछ। मामा बुला रहे हैं, अब नहीं कहोगे अपनी बात तो फिर मुझसे मत कहना कुछ भी, भाभी जी ने कहा। निक्की मामा जी और भाई साहब के सामने आई, तब मामा जी बोले, आओ बेटा बैठो, तुम्हारी भाभी ने बताया हमें कि तुम नीरज से ही शादी करना चाहती हो। बेटा देखो, पूरे जीवन का समान सवाल है, ठंडे दिमाग से सोच लो, सिर्फ भावुक होकर फैसला ना करना। आगे जीवन में तुम्हें आर्थिक परेशानी हुई तो। तब निक्की हिम्मत करके बोली, मामा जी मैं हर तरह से वहाँ एडजस्ट कर लूँगी। फिर जब बिटिया की यही इच्छा है तो
क्यों इतना विचार करना, चलो हम लड़के वालों से मिलकर सब तय करते हैं। मामा जी भाई साहब को लेकर नीरज के घर फिर पहुँचे। वहाँ दादाजी और बाकी सदस्यों के सामने बातचीत हुई। सबकी बातें सुन रही निर्मला देवी ने मामा जी को आश्वस्त करने के लिए कहा, हमारी बहू की जिम्मेदारी सिर्फ नीरज की नहीं, हमें भी खुद इन दोनों के भविष्य की चिंता है। जहाँ नीरज नौकरी करता था वह लोग सही नहीं थे। ऐसे में आगे दिल्ली में दोनों अकेले रहते तो कोई परेशानी भी आ सकती थी। वैसे अब सारी समस्या खत्म हो चुकी, नीरज की नौकरी मुंबई में लग चुकी है। तब दादाजी बोले, मेरे बाकी तीनों बेटे उनके परिवार सहित वहीं रहते हैं। नीरज की माँ और बाकी भाई भी वहीं अलग घर में रहते हैं। वहाँ सबके बीच रहना निकिता के लिए ज़्यादा अच्छा है। बस इसलिए नीरज को नौकरी ढूंढने में ज़्यादा समय लगा, वरना दिल्ली में तो उसे एक अब की नौकरी मिल गई होती। आप ठीक करें, असल में निकिता के भाई पर ही सब भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके माता पिता के नहीं होने के कारण, इसलिए वह कुछ ज़्यादा डरता है कि कहीं कोई गलत निर्णय ना हो जाए उससे। खैर अब इन बातों को छोड़िए, हमें शादी की तारीख कब निकलवानी है या बताइए। ठीक है, अगले महीने की कोई भी तारीख आप देख लो, दादाजी बोले। लेकिन इतनी जल्दी सारी तैयारी कैसे होगी? भाई साहब बोले, ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग, हमें बहुत ताम झाम की कोई अपेक्षा नहीं। हमारी बहू हमें एक जोड़े में भी स्वीकार है। दादाजी बोले, यह तो आपका बड़प्पन है, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी बेटी को अच्छे से ही विदा करना चाहेंगे। मामा जी बोले तो दादाजी ने सिर हिलाकर ठीक है कहा। फिर बोले, जो भी है ज़्यादा देर की तारीख मत निकालिएगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ मेरे नाती की शादी भी 1 महीने बाद है, उसके आसपास की तारीख निकाल ले तो हमें सुविधा होगी। परिवार के सभी जन तब तो आएंगे ही और दोनों शादियों में सम्मिलित ही हो लेंगे। मामा जी ने सहमति जताई और घर लौट गए। निकिता और शोभा भाभी को खुशखबरी देने लगे। पंडित जी को बुलाया गया और एक शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया। चूँकि बनारस की गलियों में गाड़ियां नहीं आ जा सकती थी, इसलिए निकिता की विदाई डोली में की गई और जब वह ससुराल पहुंची तो उसका वहां बड़े दिल से स्वागत हुआ। कुछ देर आराम करने के बाद रस्में शुरू की गई। निकिता, नीरज, अब तुम दोनों को इसमें से अंगूठी ढूंढनी है, चाची जी परात में भरे दूध को दिखाते हुए बोली। नीरज के भाई बहन सब उसे घेरे हुए थे। पहली बार नीरज ने ही अंगूठी निकाली। भाभी, यह क्या? अरे भैया को जीतने नहीं देना है, आप नहीं जीतो तो यह सारी उम्र आप पर हुक्म चलाएंगे। सुमन बोली, अच्छा तो तुझे भाई पर भाभी से हुक्म चलवाना है? बुआ जी मुंह बनाते हुए बोली। तुम कहाँ बच्चों के हंसी मजाक में कूद रही हो? दादाजी ने टोका। उसके बाद दोनों बार नीरज जानबूझकर निकिता से हार गया, लेकिन निकिता समझ गई थी कि नीरज जानबूझकर हारा है। उसने मुस्कुराकर नीरज की ओर देखा और बिना कहे इशारे में थैंक्स कहा। लेकिन यह सब निकिता के अलावा एक और व्यक्ति देख और समझ रहा था। वह थी दादाजी, जो दोनों को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही नीरज ने उनकी ओर देखा, वह भी समझ गया कि दादाजी उसे देख रहे हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते सभी रस्में की गई। अगली सुबह नीरज अपने शर्ट प्रेस कर रहा था। लाइए मैं प्रेस कर दूं? निकिता बोली, मैं कर लूँगा, मुझे आदत है, दिल्ली में खुद ही करता था मैं, नीरज ने कहा। लेकिन अब आप दिल्ली में भी नहीं हैं और ना ही अकेले हैं, निकिता ने यह कहकर प्रेस नीरज के हाथ से ले ली। तब नीरज मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, शादी के इस फ़ायदे पर मेरा ध्यान तो गया ही नहीं। अच्छा जी, निकिता ने हंसकर कहा। तभी बाहर से नीरज को उसके भाई ने आवाज़ लगाई। वह उनसे बात करने बाहर चला गया। निकिता प्रेस ही कर रही थी कि बुआ जी कमरे में आकर उसे हिदायत देने लगी कि आज उसको पहली बार रसोई में कुछ बनाना है। खाना तो बना ही लेती हो ना ठीक से, या मदद चाहिए? परसों मेरी बहू की भी पहली रसोई थी, लेकिन वह तो खाना बनाने में बहुत कुशल है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था उसने। बुआ जी अपनी बहू की बड़ाई करने में जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ स्वादिष्ट हो, निकिता ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा।
तब कहीं जाकर वहाँ से गई, लेकिन तब तक प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी और निकिता ने जैसे उसे सेट पर रखा वह जल गई। निकिता बहुत बुरी तरह डर गई थी। तभी नीरज वापस आया शर्ट लेने के लिए। उसने देख लिया कि उसकी शर्ट जल चुकी है तो उसने बड़े शौक से खरीदी थी। निकिता को डरा देख संयम रख कर बोला, अरे वाह, या तो तुमने डिजाइन बना दिया इसमें। सॉरी कहकर निकिता रोने लगी। कोई बात नहीं, अब इसमें रोने की क्या बात है, मैं कुछ और पहन लूँगा। नीरज ने उसे तसल्ली दी। उसने उस शर्ट को छिपाकर अपनी अटैची में रख दिया जिससे किसी को पता ना चले शर्ट के बारे में। यह सब देखकर निकिता का मन उसके लिए सम्मान से भर गया। एक रोज़ निकिता ने खाना परोसा। नीरज को कहीं जाने की जल्दी थी। उसने सबसे पहले ही खाना खा लिया। उसके जाने के बाद दादाजी खाने बैठे। निकिता ने नीरज से पूछा, खाना कैसा बना है, सब ठीक था ना? उसने कहा, बहुत बढ़िया। उसका जवाब सुनकर निकिता खुश होकर रसोई में वापस जाने लगी। तभी दादाजी ने उसे आवाज़ देकर कहा, बेटा मुझे थोड़ा नमक देना, मैं थोड़ा तेज़ नमक खाता हूँ और घर के बाकी लोग भी तेज़ नमक ही खाते हैं, इसलिए बाकी के खाने में भी मिला लेना। निकिता, जी दादाजी, अभी लाई कहकर रसोई में चली गई। वहाँ उसने सब्जी को चखा तो देखा उसमें वो नमक डालना ही भूल गई है। उधर दादाजी नीरज को देख रहे थे और वह इधर उधर बंगले झांक रहा था। बेटा, बहू से जोरू के गुलाम देखे लेकिन तुम सा नहीं देखा। सही जा रहे हो दादाजी, उसके नज़दीक आकर कहा। तो नीरज ने भी पोता किसकाऊँ कहकर चुटकी ली। नीरज के जाने के थोड़ी देर बाद निकिता के छोटे भैया निकिता को लिवाने आए। माताजी, कल निकिता को मुंबई जाना है, फिर पता नहीं वह कब आए। एक बार अगर कुछ घंटे के लिए भेज देते तो भैया बोले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर में सबका मन तो होता ही होगा मिलने का, ज़रूर जाएं। फिर मुंबई से कौन रोज़ रोज़ आ पाएगा, दादी बोली। दादी जी की आज्ञा मिलने के बाद निकिता सबसे विदा लेकर मायके चली गई। जब नीरज लौटा तो निकिता को घर में ना पाकर गुस्से से भर गया। वह स्वभाव से ही गुस्सैल था। वह दादा दादी सब पर भड़क गया। किससे पूछा जो चली गई? अरे किससे मतलब क्या, हमसे पूछा, घर के बड़ों से पूछा। दादी जी भड़क कर बोली, तो मुझसे भी तो पूछना चाहिए था, मैं उसका पति हूँ। नीरज ने भी तर्क दिया। हाँ, बड़ा आया पति, 4 दिन हुए नहीं पति बनकर दिखाने लगे। जब हम बड़े बैठे हैं तो तेरी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं, और इतना क्या हंगामा कर रहा है, कुछ घंटे की ही तो गई है, कौन सा महीने भर के लिए भेज दी। दादी जी भी बड़बड़ाई। फिर दादाजी ने नीरज के पास आए, बोले, बेटा नीरज, ऐसा कर निकिता की फ़ोटो लो और कलेजे से चिपका लियो, पूरा दिन घूमिया कहकर उन्होंने और आग में घी डाल दिया। अब नीरज खींच गया। शाम को बुलाया है तुम्हें भी, घर ले आना अपनी बन्नू रानी को। दादी जी बोली तो वह और गुस्से से भर गया। मैं नहीं जाऊंगा अब लेने, किसी का नौकर नहीं लगा हूँ। जो ले गए हैं वो ही लेकर आए, या ना भी आए तो मैं कल अकेला मुंबई चला जाऊंगा। घर वाले तो नीरज के गुस्से से वाकिफ़ थे, इसलिए वह ज़्यादा ध्यान न देकर अपने काम में लग गए। लेकिन निकिता को अभी इसका अंदाज़ा नहीं था और अभी उसके गुस्से से निकिता का भी सामना होना बाकी था। नीरज नाराज़ होकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ निर्मला देवी कमरे में आई। यह क्या बचपना है नीरज, क्यों इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया है तुमने? मुझे से वहाँ जाने के लिए मत कहना आप माँ। नीरज ने कहा, कल हम सब वापस जा रहे हैं, उसे पहली बार मुंबई अपने घर ले जा रहे हो, इस तरह से उसे ले जाओगे? माँ ने समझाया। लेकिन माँ, मुझे कुछ बहस नहीं करना है, जाओ विदा करा लाओ उसे। माँ के कहने पर वह निकिता को लेने चला गया। वहाँ दूसरी तरफ वह जब काफ़ी देर तक नीरज नहीं आया था तब निकिता भी लगने लगा कि कहीं नीरज उससे नाराज़ तो नहीं है। भाभी जी, मैं आने से पहले इनसे पूछकर नहीं आई, कहीं या तो नाराज़ नहीं हो गए होंगे। निकिता ने अपने मन का भय जताया। अरे नाराज़ क्यों होंगे विपिन, तुम्हें दादी जी से पूछकर ही तो लेकर आए हैं। भाभी जी बोली। हाँ भाभी जी, लेकिन
तब वह घर पर नहीं थे। निकिता चिंतित होकर बोली, निक्की का अब मन यहाँ नहीं लग रहा है ना? भाभी जी ने हंसकर बोली, नहीं भाभी जी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद वह गुस्सा हो गए हैं। निकिता ने बात दोहराई। ठीक है, तुम चली जाओ, मैं भेजने की तैयारी किए देती हूँ, भाभी जी बोली। निकिता विपिन भैया के साथ जाने लगी। तभी रास्ते में ही उसे नीरज आता हुआ दिखाई दिया। अरे नीरज जी, आप आ रहे थे? निकिता कह रही थी आप नहीं आएंगे तो मैं ही पहुँचाने आ रहा था। विपिन भैया बोले, कोई बात नहीं, मैं ले जाऊँगा निकिता को, नीरज ने छोटे भैया से कहा। नीरज निकिता को ले आया, लेकिन फिर भी बात नहीं की उससे। निकिता को दादी जी ने बताया कि नीरज कैसे उनसे सुबह गुस्सा हो गया था। निकिता ने नीरज से पूछा, आप नाराज़ हैं क्या मुझसे? नीरज ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, सब कुछ पैक कर लिया है ना, देख लो कुछ छोटा तो नहीं, सब पैक ही है। आप पहले बताइए कि आपने मेरा गुस्सा दादी जी पर क्यों निकाला? निकिता ने सवाल किया। मुझे बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। नीरज और नाराज़ हो गया। तुम्हें मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था। कैसे पूछती, आप घर पर नहीं थे? कल तो मैं चली जाती तो कैसे मिलने जाती अपने मायके? मैं क्या अब अपने भैया भाभी भतीजा भतीजियों से मिल पाऊँगी? कहते ही उसके आंसू बह निकले। उसके आंसू देख नीरज का मन पिघल गया। अब उसका गुस्सा दूर हो गया और उल्टा वह खुद माफ़ी मांगने लगा। सॉरी निक्की, मुझे गुस्सा आ जल्दी जाता है, तुम रो मत। कहते हुए आंसू औरत का हथियार होता है, या वही काम आया। फिर निकिता ने आंसू पोंछकर कहा, आप पहले दादी जी से माफ़ी मांगे। उसके कहने पर वहाँ जाकर दादी जी से भी माफ़ी मांगकर उन्हें भी मना आया। अगले दिन दोनों मुंबई के सफ़र के लिए निकल पड़े। मुंबई निकिता ने सिर्फ फिल्मों में देखा था, उसी सपनीली दुनिया के ख्यालों में थी वो, लेकिन अभी उसे बहुत संघर्ष करना था और यही संघर्ष साबित करने वाला था वह दोनों सही मायने में एक दूसरे के जीवन साथी हैं या नहीं। जब निकिता घर पहुंची तो उसने देखा वो बहुत छोटा सा घर था। इतना छोटा घर उसने कभी देखा भी नहीं था। 1.5 कमरे जितने छोटे से घर में सभी भाई बहन रहते थे। इसके अलावा एक छोटी सी रसोई थी। हालांकि यह सब निकिता की सपनीली दुनिया से बिल्कुल अलग था। घर छोटा जरूर था, लेकिन उस घर के लोगों के प्यार और सम्मान को पाकर निकिता के मन में निराशा का भाव पनप ही नहीं पाया। उसके आने की खबर पड़ोसियों को भी मिल चुकी थी। उससे मिलने आए थे, कोई पंजाबी, कोई सिंधी तो कोई मराठी था। उन सबका खुश मिजाज स्वभाव देखकर निकिता को भी उनसे जल्दी ही घुल मिल गई। उसका भी स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। उसे लग रहा था कि वह मिनी इंडिया में आ गई है। निकिता, विनी ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की है। उसने बताया है कि तुम बहुत अच्छा गाना गा लेती हो, हमें भी सुनना है तुम्हारा गाना, पड़ोसन रानी ने कहा। आज ही तो आई है भाभी, अब तो हमेशा यही रहेगी, अभी तो उन्हें आराम करने दो, एक अन्य पड़ोसन ने कहा। कुछ दिन तो हंसते बोलते कट गए। निकिता का घर के सभी सदस्यों के साथ सामंजस्य भी बैठ गया था। उसे अपने देवरों को देख अपने भाई याद आते और जब वह किसी छोटे बच्चे को देखती तो उसे अपने भतीजे भतीजी की याद आ जाती और वह भाव खोकर रोने लगती। नीरज उसे अक्सर शाम को घुमाने ले जाता था, लेकिन एक दिन निर्मला देवी ने नीरज को बुलाकर कहा, अब उन दोनों को कहीं अलग कमरा लेना चाहिए। सब भाइयों का एक साथ इतने छोटे से घर में एडजस्ट हो पाना संभव नहीं है। सबकी धीरे धीरे शादी होगी, परिवार होगा, बड़ा होगा और निकिता को भी कुछ प्राइवेसी चाहिए। माँ ने तो कह दिया, लेकिन मुंबई जैसे शहर में जहाँ नौकरी तो आसानी से मिलती है, लेकिन झोपड़ी यानी कि किराए का घर आसानी से नहीं मिलता। फिर निकिता को भी अनजान शहर में अकेले रहने की बात सुनकर डर लगा। निकिता ने अकेले में नीरज से कहा, सुनिए, मैं पूरा दिन अकेले घर में कैसे रहूँगी? मैं तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं हूँ। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए नीरज ने कहा, अकेली कहाँ हो, मैं हूँ ना। और फिर तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए, मुंबई जैसा खूबसूरत शहर और अकेले हम, अकेले तुम, आप भी ना। कहकर निकिता शर्मा गई। अब तुम बनारस की छुई मुई सी निक्की नहीं हो, अब तुम्हें मुंबई की बिंदास निकिता बनकर मेरा साथ देना होगा। दोगी ना मेरा साथ?
कहकर नीरज ने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो निकिता ने भी उसके हाथ में अपना हाथ देकर सहमति जताई। अब दोनों आगे अपने संघर्ष के सफ़र को अकेले तय करने की राह में कदम बढ़ा चुके थे। कई मकान तलाशे, कुछ में रहते तुरंत खाली करना पड़ा। तब जाकर एक जगह उन्हें अच्छा सा फ्लैट मिला। वह नीरज को अपने पुराने एरिया में ना मिलकर दूर सिंधी माहौल में मिला। उस बिल्डिंग के सामने 3 सिनेमा हॉल थे। नीरज और निकिता हनीमून के लिए किसी विशेष स्थान पर तो नहीं गए, लेकिन यह समय उनके लिए किसी हनीमून से कम नहीं था। नीरज रोज़ रोज़ अपने काम से लौटता, दोनों रात का खाना खाने के बाद नाइट शो देखते। डबल डेकर बस में भी कभी कभी घुमाने ले जाता। समुंदर किनारे हर रविवार को ही वे दोनों जाते थे। मुंबई की बारिश में भी दोनों अक्सर घूमते। नीरज ने लगभग निकिता के सिनेमाई सपने को पूरा सच करने के दिखा दिया। उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते तो वह कोई भी चीज़ एक ही लेते और उसी को आधा आधा बांटकर खाते पीते। कम पैसों में भी वह प्यार से अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। सब कुछ अच्छा था। बस दिन भर निकिता को बिल्कुल अकेला रहना बहुत खलता था उसे। हालांकि सिंधी भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था, इसलिए पास पड़ोसन के लोगों से ज़रूरत भर की बात कर लेती थी। चूँकि वहाँ अधिकांश औरतें कामकाजी थी तो दोपहर में कोई होता ही नहीं जिससे वह मेल जोल बढ़ाए। कभी कभी वह नीरज के एक दोस्त के परिवार जो पास में रहते थे वहाँ चली जाती थी। नीरज से वह अकेलेपन की शिकायत अक्सर करती थी। तुम जॉब करोगी निक्की? दोनों मिलकर कमाएंगे तो सहूलियत भी रहेगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। नीरज ने कहा तो वह फौरन मान गई और अब वह दोनों जॉब पर जाने लगे। समय बीतता गया। एक दिन निकिता ने नीरज को नए मेहमान के आने की खबर सुनाई। नीरज बहुत खुश हुआ और उसका ज़्यादा ध्यान रखने लगा। फिर उन्हें एक बेटी हुई। उस दिन वह बेहद खुश था। अस्पताल जाते हुए उसके पैर जैसे ज़मीन पर ही ना पड़ रहे हों। पिता बनने पर बड़े गर्व की अनुभूति हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी नन्ही परी के लिए क्या लेकर जाए। वह मन में खुद से बातें कर रहा था, ऐसे कैसे खाली हाथ जाऊंगा मैं? उसके लिए कुछ तो ले ही जाना चाहिए। जब मैं उसे पहली बार देख लूँगा तब दूंगा। समझ नहीं पा रहा था कितना छोटा बच्चा क्या इस्तेमाल करेगा। बहुत सोचकर फिर एक तोहफा खरीद लिया और पहुंच गया अस्पताल। वहाँ निर्मला देवी और उसकी चाची मौजूद थी। पहुँचते चाची उससे बधाई देने लगी। उसने अंदर कमरे में जैसे ही जाना चाहा तभी निर्मला देवी ने उसे रोक कर कहा, अभी तुम बच्ची का चेहरा नहीं देख सकते हो। नीरज को बड़ी बेसब्री थी बेटी को देखने की, इसलिए यह सुनकर वह झुंझला सा गया। क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता हूँ? क्यों नहीं देख सकता हूँ उसका चेहरा? जब नीरज ने बच्चे से मिलने पर रोकने का कारण पूछा तब निर्मला देवी ने कहा, पहले जाकर पता करो कि कहीं बच्ची का जन्म मॉल में तो नहीं हुआ है। मॉल में हुए बच्चे को उसका पिता कुछ दिनों तक नहीं देख सकता है। यह सुनकर नीरज का उत्साह ही जाता रहा। उसने माँ की बात का विरोध नहीं किया क्योंकि वह खुद भी ज्योतिष को बहुत विश्वास करता था, लेकिन इस समय यह व्यवधान उसे कुछ पसंद नहीं आया। जाओ नीरज, माँ ने फिर टोका। हाँ, अच्छा जाता हूँ। नीरज ने जाकर पता किया, फिर खुश होकर लौटा और माँ से बोला, नहीं माँ, मॉल में नहीं हुई है। मेरी बच्ची और मैं पन्नी बनने के लिए भी दे आया हूँ, पत्री बनने के लिए भी दे आया हूँ। बहुत अच्छा किया, निर्मला देवी खुश होकर बोली और नीरज फौरन अंदर गया अपनी बेटी और निकिता से मिलने। पहले बेटी को निहार, फिर निकिता से बोला, थैंक यू निकी। वो कुछ नहीं बोली, फिर सिर्फ मुस्कुरा दी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी पीछे से सुमन की आवाज़ आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया भाभी। सुमन तुम भी आ गई? नीरज चौंक कर बोला, हाँ क्यों, मैं नहीं मिलूँगी क्या अपनी भतीजी से? कहकर वो नन्ही सी गुड़िया को खिलाने लगी। लीजिए भाई आप भी गोद में। सुमन बोली, नहीं नहीं, मैं इतने छोटे से बच्चे को गोद में नहीं ले पाऊँगा। नीरज घबरा कर बोला, अरे वाह, आपकी बेटी है, गोद में तो लेना ही पड़ेगा। सुमन ने जिद की, तुम समझ नहीं रहे, इतने पतले हाथ पैर हैं, कुछ हो गया तो? नीरज ने डर जताया। अरे घबराओ नहीं नीरज, कपड़े में लपेट लो, कुछ नहीं होगा, माँ ने समझा कर गोद में दिया।
माँ आप ही संभालना इसे, हम दोनों के बस की बात तो या नहीं है लगता है। नीरज ने माँ से कहा, चिंता मत करो, अभी मैं तुम लोगों के साथ रहूँगी, फिर निकिता को दोबारा जॉब भी तो ज्वाइन करनी होगी। निकिता मुझसे होगा, मैं संभाल लूँगी। कुछ दिन माँ वहीं उन दोनों के साथ उनके घर रहीं। सबने मिलकर बच्ची का नाम तय किया, मिनी। कुछ समय तो माँ ने नीरज निकिता का साथ दिया, फिर उन्हें भी वापस जाना पड़ा। जाते हुए वह विनी को भी ले गई। इतनी छोटी बच्ची बिना माँ के रह ना सकी और बीमार पड़ गई। नीरज उसे वापस ले और निकिता से बोला, निक्की अभी इसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जॉब छोड़ दो, लेकिन फिर आप अकेले कैसे करेंगे सब, इसका इतना खर्चा भी तो बढ़ेगा। निकिता बोली, तुम ये सब चिंता छोड़ो, मिनी पर ध्यान दो, उसे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन बच्ची चूँकि कमज़ोर थी, बीमार पड़ने से उसकी हालत और ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कई बार दवाइयाँ बदली, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। एक दिन जब बिनी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो दोनों की हिम्मत टूटने लगी। तभी नीरज के दोस्त की पत्नी गीता आ गई। उन्हें यह सब पता चला तो पहले तो उन्होंने कहा, बच्ची को दूध पिलाना बंद करो। यह क्या कह रही हैं आप, दूध कैसे बंद कर सकते हैं? निकिता को उनकी बात अजीब लगी। हाँ, कई बच्चों को दूध की एलर्जी हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि इसे भी दूध की एलर्जी ही हो गई है। कोई बात नहीं, मैं इसे अपने एक जानने वाले डॉक्टर के पास ले जाकर दिखा देती हूँ, वो ज़्यादा सही सलाह दे देंगे। अच्छा, निकिता बोली और दोनों उसे डॉक्टर के पास ले गए। उनके इलाज से बच्ची की सेहत भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। गीता जी के 3 बच्चे थे। वो निकिता से उम्र में भी बड़ी थी, अतः अपने अनुभव के अनुसार निकिता को बच्चे की देख रेख करना सिखाया। धीरे धीरे बच्चे संभालने लगी। ऐसे करीब 1.5 साल बीत गए। एक दिन निकिता की भाभी का पत्र आया। उनके भाई विपिन की शादी तय होने की सूचना भाभी ने पत्र में लिखी। आज भाभी जी की चिट्ठी आई है, हमें बनारस जाना होगा भैया की शादी में। निकिता ने नीरज से कहा, ठीक है, मैं छुट्टी की अर्जी दे देता हूँ ऑफिस में। बनारस निकिता काफ़ी समय बाद पहुंची थी। उससे मिलकर सब बहुत खुश हुए। निक्की बिटिया, तुम्हारी कितनी दुबली पतली है, ठीक से ध्यान नहीं रखती हो क्या? भाभी जी ने कहा तो निकिता ने सब आप बीती बताई। सारी बातें सुनकर भाभी जी बोली, बताओ निक्की, कितने कष्ट सहने पड़े तुम्हें। यहाँ होती तो हाथ पल जाते भी नहीं। तुम्हारा घर भी पड़ोस के एरिया में ही है, सब आसान रहता, लेकिन अब तो मैं भी तुम्हें देखने को तरस जाती हूँ। ऐसा नहीं है भाभी जी, मैंने बहुत सुख भी उठाए हैं वहाँ। अकेली मुंबई में लोकल ट्रेन में आना जाना सीख गई हूँ। सुख दुख सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, निकिता ने कहा। इधर निकिता भाई की शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, उधर नीरज निकल पड़ा था अपने पुराने परिचितों से मेल मुलाकात करने के लिए। बाजार में एक दुकान के बाहर उसने बोर्ड पर लिखा देखा, आवश्यकता है एक सेल्समैन की जिसे विभिन्न भारतीय भाषाओं की भी जानकारी हो। नीरज को मुंबई में काफ़ी समय से रहने के कारण अनेक भाषाओं का ज्ञान था, फिर वह वाकपटुक भी था। उसे अपना हुनर दिखाने का बढ़िया मौका दिखाई दिया। वह बिना कुछ विचारे इंटरव्यू देने पहुंच गया। हाँ जी, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? एक कर्मचारी ने पूछा। मैं आपका यह बोर्ड देख कर आया हूँ, क्या मैं इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता हूँ? नीरज ने कहा। रोज़ कोई ना कोई आता है, लेकिन मालिक को कोई पसंद नहीं आता। पता नहीं कौन से विशेष गुणवान को ढूंढ रहे हैं वहाँ। उस कर्मचारी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मुझे उनसे मिलने का मौका तो दीजिए। नीरज ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ करो कोशिश, हमें क्या। उसने नीरज को बॉस के केबिन में भेज दिया। उस कर्मचारी के बताए हुए केबिन में नीरज जा पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर। नीरज ने अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग, बैठिए। आपका नाम? जी मेरा नाम नीरज है, आपकी दुकान के बाहर लगा बोर्ड देख कर आया हूँ। नीरज ने कहा। हाँ, आ गई तो कई लोग चुके हैं, लेकिन जैसा मुझे चाहिए वैसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है। देखिए, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे कई भाषाओं की जानकारी हो, क्योंकि यहाँ बनारस में मद्रासी, बंगाली, नेपाली, गुजराती सभी तरह के लोग रहते हैं, तो उन्हें सभी से डील करने के लिए अगर उनसे उनकी अपनी भाषा में बात की जाए तो प्रभाव अच्छा रहता। आवेदन
आवेदक आ रहे हैं और अन्य भाषा के नाम पर सिर्फ अंग्रेजी झाड़ रहे हैं। मेरा सिर्फ अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। अंग्रेजी का काम तो सिर्फ दफ्तर के कागजी काम तक ही आवश्यक है, बॉस ने कहा। मुझे लगता है कि आपको मैं अपने काम के डेमो दूं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं मैं आपके काम के लिए योग्य हूँ या नहीं। नीरज ने कहा, अच्छा ठीक है, आप कुछ घंटे यहाँ रुके, ट्रायल दीजिए, फिर देखते हैं। और हाँ, सबसे पहले एक आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख लीजिए। नीरज ने बॉस के कथानुसार आवेदन पत्र लिख दिया। नीरज का आवेदन पत्र देखकर ही बॉस प्रभावित हो गए। उन्होंने मैनेजर को दिखाते हुए कहा, लिखावट देखो कितनी सुंदर है और दोनों भाषाओं में कहीं कोई गलती भी नहीं है। नीरज ने सभी ग्राहकों को अपनी वाकपटुता से प्रभावित किया और उनकी दुकान के फ्रिज, टीवी बेचे। पूरा दिन नीरज के साथ काम करने के बाद बॉस के केबिन में नीरज को बुलाया। आपकी कार्य सकुलता से पहले दिन में प्रभावित किया है। आप दुकान ही नहीं, हमारा दफ्तर संभालने के भी योग्य हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे मैनेजर साहब को असिस्ट करें, इसलिए मैं आपको असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त करता हूँ। उनसे काम समझ लें, फिर तनख्वाह वगैरह की बातें करके नीरज लौट आए। कहाँ चले गए थे आप? निकिता परेशान होकर बोली। नीरज बोला, बनारस में रहोगी क्या? निकिता चौंक गई। फिर नीरज ने उसे दिन भर की सारी बातें बताई। हम यहाँ शादी के लिए आए हैं और आप यहाँ क्या शब्द इंटरव्यू वगैरह देने लगे? ऐसे थोड़ी ही बार बार शहर बदले जाते हैं। निकिता बोली, क्या बार बार? हमारा खुद का घर है, यहाँ खर्चा बचेगा। यहाँ दादाजी, दादी जी, बाऊ जी सब हैं। मिनी सबकी देख रेख में रहेगी। तुम्हारे घर वाले भी पास में हैं। तुम भी कितना अकेलापन महसूस करती हो? नीरज ने अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ वैसे तो भाभी जी भी यही कह रही थी, लेकिन माँ क्या सोचेगी? निक्की ने कहा, कुछ नहीं सोचेगी माँ, कुछ दिन बाद उन्हें भी बुलवा लूँगा। वहाँ भी तो वह हमारे साथ नहीं रह पाती हैं, नीरज ने समझाया। भाई की शादी के बाद निकिता और नीरज बनारस शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों बाद नीरज ने अपनी माँ और छोटी बहन विनी को भी बुला लिया। निक्की, हमें अब विनी की शादी भी करनी है, उसके लिए अच्छा लड़का तलाशना होगा, नीरज ने कहा। सही कह रहे हैं आप, निकिता ने सहमति जताते हुए कहा। फिर आगे बोली, माँ ने मुझे बताया था कि कैसे आपने अपने भाइयों को सेटल करने में पूरा सहयोग किया था। अब विनी दीदी की जिम्मेदारी निभाने की भी चिंता है आपको। आप सबका कितना ख्याल रखते हैं? ख्याल क्यों नहीं रखूँगा, मेरे भाई बहन वो पापा जी के जल्दी चले जाने के बाद वह भाई बहन ने बहुत संघर्ष किया। माँ को कभी यह ना लगे कि उनका अब कोई नहीं है, इसलिए मुझे मजबूत और थोड़ा दुनिया के लिए कड़वा भी बनना पड़ा, लेकिन माँ को कोई दुख ना होना चाहिए, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत दुख देखे हैं। मैं उन्हें विनी की चिंता करते हुए नहीं देख सकता हूँ, नीरज ने कहा। एक बात कहूँ, सब ये देखते हैं कि आप कितना कमाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अस्थिया है आपकी ज़िंदगी, लेकिन मैंने देखा है आप में मेहनत की कितनी भावना है। सबको खुश रखने का भी आप भर कर प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने के लिए हर बार कोशिश करते, हार नहीं मानते कभी। मुझे आप पर बहुत गर्व है, निकिता कहती जा रही थी तो नीरज ने रोक कर कहा, अरे बस निक्की, तुम तो भाव खो रही हो। लेकिन फिर निकिता का हाथ पकड़ कर बोल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, तुम मुझे समझो, मेरा साथ दो बस बहुत है, हर तरह का समय कट जाएगा। बिनी के रिश्ते की तलाश की जाने लगी। दहेज के लोभी इस संसार में अच्छा रिश्ता ढूंढना आसान नहीं था, इसमें काफ़ी समय लगा। तब तक निकिता एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। विनी भी भतीजी का पूरा ख्याल रखती। कुछ दिनों में उसका रिश्ता बनारस के ही एक परिवार में तय किया गया। विनी अपनी शादी तय होने से बहुत खुश थी, लेकिन जैसा कि नीरज के जीवन में खुशियाँ स्थायी नहीं होती थी, तो यह काम भी इतनी आसानी से हंसी खुशी कैसे हो सकता था। नीरज के जीवन में विनी के ससुर रूपी मुसीबत आने वाली थी। उन्होंने बिना दहेज के बेटे के लिए विनी को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन शादी समारोह में उन्हें अपनी हैसियत के बराबर का ही चाहिए था।
दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।